पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि यूपी इलेक्शन में चार बड़ी पार्टीज के पास पाने या खोने के लिए क्या है। अब स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं, तो आज बात करेंगे कि उन चार बड़ी पार्टीज प्लस आम आदमी पार्टी के लिए इन रिजल्ट्स के क्या मायने हैं और इनका फ्यूचर क्या है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में अभिषेक। नमस्ते। पिछली बार हमने एक मैप से बात स्टार्ट की थी और आज भी उसी से बात स्टार्ट करेंगे। मैप अब अपडेट भी हो चुका है और इसे मैं सेव करके रखूंगा ताकि हम फ्यूचर में भी इसका रेफरेंस ले सकें। तो मैं शेयर करता हूँ वो मैप। तो पिछले 5 साल में अब क्योंकि 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे वो अब इस लिस्ट में से हट चुके हैं, तो और ज्यादा स्टेट्स कवर हो रही हैं क्योंकि चार स्टेट्स जो इस बार बीजेपी ने जीती वो चारों बीजेपी ने रिटेन की। जहां पे उनकी सरकार थी वो एक्चुअली चारों जगह उन्होंने रिटेन किया फिर से। गोवा और मणिपुर में मार्जिनली वोट शेयर भी बढ़ा। मणिपुर में एक्चुअली काफी 2.73%। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नंबर जब रियल आएंगे तो उसको मैं अपडेट करूंगा। जैसा मैंने बताया, ये मैप सेव करके रखेंगे, फ्यूचर में भी काम आएगा। तो पिछले 5 साल में 9 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी मैदान में उतरी और उन्होंने रिटेन किया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है पॉलिटिक्स में। और फिर ऑब्वियसली जो लास्ट टाइम हमने बात की थी वही जो दो स्टेट्स वो इनिशियली लूज की थी और फिर चार जो रिटेन नहीं कर पाए। तो चार स्टेट्स जिनकी हम बात करेंगे प्लस पंजाब, वो चार बीजेपी रिटेन कर चुकी है और एक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। तो ओवरऑल बीजेपी के लिए स्टेट इलेक्शंस का रिजल्ट शानदार रहा है। योगी ने चीफ मिनिस्टर बने, वो रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। हालांकि सीट्स कम हुई पिछली बार से, और वैसे तो मैं कोई मौसम वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन एक बात मैंने लास्ट टाइम भी कही थी कि 2017 में बीजेपी की 312 सीट्स थी और अगर उसमें से 100 सीट्स भी वो और हार जाते हैं तो भी उनको मेजोरिटी मिलना ही थी। तो 100 सीट्स तो नहीं, लेकिन 57 सीट्स का नुकसान हुआ और 255 सीट्स बीजेपी ने हासिल की। जैसा मैंने अभी जब स्लाइड शेयर किया था तब बता रहा था कि गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। अब डिप्यूटी सीएम हार गए, सिटी सीएम किस कहीं हार गए, जीत के आगे ये सब बातें कुछ खास मायने रखती नहीं है। असली सवाल यह है कि यहां से बीजेपी आगे कहां जाएगी। मोदी, योगी, अमित शाह का फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट है। और इससे पहले हम इसके बारे में बात करें, अभिषेक, आपने लास्ट टाइम एक बात कही थी लास्ट वीक के यूपी का रिजल्ट सरप्राइजिंग रहेगा। तो कितना सरप्राइजिंग रहा आपके लिए? सरप्राइजिंग रहा है। आप देखिए तो या तो दो फैक्टर चल रहे थे, या बोलते कि बीजेपी 300 प्लस रहेगी, या तो कोई बड़ा समाजवादी पार्टी सरकार बना रहेगी। तो जितनी बीजेपी को सीटें मिली थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर कम रहा। बट जो सरप्राइजिंग फैक्टर रहा, दो तीन फैक्टर रहे उसमें। कि पहला सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था कि जैसे हमने राष्ट्रीय जैसे बीएसपी की भी बात करेंगे, हमने ये बात की थी बीएसपी के बारे में कि उसका वोट शेयर हमेशा, जो चाहे किसी भी परफॉर्मेंस है और सीटें कम रही, वोट शेयर उनका हमेशा 20% के आसपास मिनिमम वोट शेयर उनका जो रहता, तो कहीं भी टूट के नहीं जाता। इस बार टूट के गया, एक सरप्राइजिंग फैक्टर था। इस बार कई ऐसे जो समीकरण देखने को मिले कि बोला जाता था कि यूपी में जाति के आधार पे वोट होता है या इसके आधार पे वोट होता है, तो कई जगह ऐसे कई सीटें ऐसी थी, कई समीकरण ऐसे देखने को मिले कि जो कि जातिगत आधार पे नहीं वोट पड़े, वोट जो देने की जो एक क्राइटेरिया था वो चेंज हुआ है। इसमें एक ये उभर के आया कि एक नया वोट बैंक बन के उभरा है। अभी तक एक धर्म के नाम पे वोट बैंक होता था, जाति के नाम पे वोट बैंक होता था, कि आप अगड़े है, पिछड़े है, पिछड़ों में भी कौन सी जाति है आपकी। इस बार एक नया वोट बैंक बन के उभरा उभरा है, जो कि है लाभार्थी वोट बैंक। जो गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी स्कीम्स है, उन जिसका फायदा जिन लोगों को हो रहा है, वो एक वोट बैंक बन के एक उभरा है। और उन्होंने गवर्नमेंट की स्कीम्स का जिनको फायदा मिला है, उन्होंने गवर्नमेंट को वोट किया है। लोगों की एक टेंडेंसी देखने को मिली कि उन्होंने जाति नहीं देखी कि हाँ हमारी जाति को भी थोड़ा कम देखना है, मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिला, अगर मुझे कुछ मिला है तो मैं इस पार्टी को वोट दूंगा। वो एक फैक्टर देखने को मिला है। दूसरा, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो सकता है काफी, क्योंकि किसान आंदोलन का काफी एक इफेक्ट था। तो वहां पे इतना नुकसान नहीं हुआ है, कुछ सीटें कम हुई है बीजेपी की, पर जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे काफी कम बीजेपी को नुकसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ है।
वो एक अपना पश्चिम उत्तर प्रदेश को बचाने में काफी सक्सेसफुल रही तो बीजेपी। आगे बीजेपी के लिए आगे क्या है? आपको लगता है कि 2024 का रास्ता अब साफ है? बीजेपी के लिए क्या गेन करने लायक है 2024 का रास्ता? अभी तो लगता है साफ है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बीजेपी जीतेगी। बट आज की अगर सिचुएशन रहती है, यही मोमेंटम रहता है, तो इसीलिए 2024 में बीजेपी आसानी से वापस से अपनी केंद्र में भी अपनी सरकार बना लेगी, नरेंद्र मोदी वापस प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अपोजिशन में भी अभी कुछ ऐसा दम नहीं लग रहा है, कांग्रेस और वीक होती जा रही है। आप पे भी हम आगे बात करेंगे, तो एक आपका राइज हुआ है, बट उसको काफी टाइम लगेगा एक चैलेंज बनने में नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल बीजेपी के सामने एक कोई चैलेंज अभी नहीं दिखा है। मोमेंटम बीजेपी के साथ गया है कि 2024 का, तब 2022 में तो बड़ा यूपी से स्टेट जीते हैं, और तो 2024 की मोमेंटम बीजेपी कैरी कर पाएगी। पर उसके पहले कई बड़े स्टेट के इलेक्शन भी बाकी है 2022 से लेकर 2024 के बीच में। सबसे पहले इस साल के आखिरी में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ये इलेक्शन है। उसके बाद 2023 के फर्स्ट हाफ में कर्नाटका में इलेक्शन है, और सेकेंड हाफ में 2023 के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और त्रिपुरा में इलेक्शन है। तो ये काफी इलेक्शन है। इसमें कैसा परफॉर्मेंस रहता है, तो वो इस मोमेंटम क्या स्पीड है, क्या ग्रोथ है, उस पर काफी इफेक्ट डालेगा ये स्टेट इलेक्शन। बीजेपी की बात करें, बीजेपी को क्या गेन हुआ है, तो बीजेपी ने एक अपनी जो जितने भी स्टेट में हुए, गोवा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, यूपी की बात करें, मणिपुर में की बात करें, तो वापस सरकार में आए। अगर हम स्टेट वाइज कंपेरिजन करें, तो गोवा से देखते हैं, तो गोवा में अभी तक बीजेपी की जो एक चेहरा था मनोहर पर्रिकर, उनके नाम पे पहले पुराने इलेक्शन 2017 के, उसके पहले के इलेक्शन उन्होंने लड़े थे। उनकी मृत्यु के बाद ही पहला इलेक्शन था कि कौन लीडर आएगा, किस तरह से बीजेपी का अपना परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि मल्टी कॉर्नर वहाँ पे फाइट थी। कई पार्टियां थी, छोटा स्टेट, कई फाइट रहती है, जहाँ से भी अगर आपके कुछ 1000 वोट भी 10 जाते हैं तो आप वो सीट हार सकते हैं। बट बीजेपी वापस जीत के आई है, 20 सीटें जीती, ने परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है। प्रमोद सावंत जो उनके सीएम कैंडिडेट थे, उनके ऊपर एक डाउट था गोवा में कि क्या बीजेपी में कंटिन्यू करेगी, पर वो चुनाव वो जीत के आ गए, बड़ी मुश्किल से जीते, कुछ बहुत ही एक क्लोज मार्जिन से चुनाव था, वो जीत के आ गए। पंजाब में बीजेपी के पास कुछ था नहीं खास, तो जिस उम्मीद की थी कुछ पंजाब में कुछ बीजेपी मिला नहीं है। देखा जा रहा है कि आगे के लिए उनकी एक जमीन तैयार हो गई है। पहली बार उन्होंने अकाली दल के से अलग होकर चुनाव लड़ा, तो अब बीजेपी आगे देखेगी पंजाब में किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में काफी टफ फाइट मानी जाएगी। जब इलेक्शन शुरू हुए तो बोले थे कि कांग्रेस काफी अच्छी स्थिति में है, बट जब रिजल्ट आए तो एक तरफा उत्तराखंड में बीजेपी को जीत मिली है। जो डबल इंजन का जो फॉर्मूला था, जैसे यूपी में जो चला, वही उत्तराखंड में चला। उत्तराखंड में ये माना गया कि मोदी के नाम पे ज्यादा वोट मिला। उत्तराखंड के बारे में एक परंपरा, जो हमने यूपी की हम बात कर रहे थे, तो एक परंपरा यूपी उत्तराखंड में कायम रही यूपी इलेक्शन में, कि पुष्कर सिंह धामी तीसरे से लगातार सीएम है, जो सीएम रहते हुए अपने विधानसभा का विधायकी का चुनाव हार गए। इसके पहले 2012 में बीसी खंडू चुनाव हारे थे, जब वो सीएम थे। 2017 में हरीश रावत जो कांग्रेस के सीएम थे, वो चुनाव हार गए थे विधायकी का। और अब 2022 में पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए खुद वो। तो बीजेपी के सामने भी ये कंफ्यूजन है कि दुविधा है कि अब किसको सीएम बनाए, क्योंकि पिछले 5 साल में 3 सीएम चेंज कर चुकी थी। पुष्कर सिंह धामी तीसरे सीएम थे 5 साल में, तो क्या नया चेहरा आएगा या किसी की कोई विधायक इस्तीफा देगा उस सीट से, फिर पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ेंगे। तो सीएम कौन रहेगा, ये उत्तराखंड में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो एक जीत हुई है, तो बीजेपी के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी स्पीच में कहा था उसके बाद, कि 2024 के लिए अब ये आगे की तैयारी, ये आगे का मैदान से सेट कर दिया है। उसके बाद योगी के बारे में भी कहा, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कि अगर योगी के नेतृत्व में जीतते तो उनका कद बढ़ेगा। तो एक कद उनका बढ़ा है। ये कहना भी जल्दीबाजी हुई, मोदी के बाद अगले उत्तराधिकारी योगी हो गए, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी प्रेडिक्ट करना गलत होता है। बट हाँ, डेफिनेटली उनका कद बढ़ा है, क्योंकि 2017 के इलेक्शन मोदी के नाम पे जीता था। इस बार जो इलेक्शन हुआ था, उसमें योगी आगे थे, योगी मेन चेहरा थे, उसके पीछे मोदी जी थे। तो उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी या उनके परफॉर्मेंस पे लोगों ने वोट किया है। जैसे मैंने कहा कि एक लाभार्थी वोट बैंक बना है, जो गवर्नमेंट की स्कीम थी, जो इस इलेक्शन का अगर आप
एनालिसिस करें तो कहाँ बीजेपी ने दूसरी पार्टियों से क्या अलग किया कि वो जीत गए। तो सबसे बड़ी तो उनकी बेनिफिशियरी स्कीम थी, तो डायरेक्ट बेनिफिट जनता तक पहुंच रहा है। जैसे फ्री राशन, पिछले 2 साल से कोविड टाइम में जो गवर्नमेंट फ्री में राशन दे रही गरीबी रेखा से नीचे वाले से लोगों को हर महीने, तो उसका काफी असर देखने को मिला है। अगर आप ग्राउंड पे भी जाएंगे लोगों से जिन्होंने अगर आप बात करेंगे तो उनका यही कहना था कि भले ही हमारे पास कोविड के टाइम में कुछ काम नहीं था, बट हमारे बच्चे भूखे नहीं सोए क्योंकि हमें फ्री में राशन मिला है। तो वो एक काफी बड़ा फैक्टर था। जो टेंजिबल बेनिफिट गवर्नमेंट ने पहुंचा है उसका एग्जीक्यूशन हुआ है। कई स्कीम्स आती थी बट नीचे एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता था, तो उसकी फ्री राशन की अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन हुआ। लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है अभी भी, पिछले 2 साल से लगातार मिल रहा है। उसके बाद कई योजनाएं जैसी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको घर बना के दिए गए, तो उसका भी काफी बेनिफिट मिला है। तो ऐसी जो टेंजिबल स्कीम्स थी उसका बीजेपी को काफी एक बेनिफिट मिला है। और बीजेपी ने एक वोट बैंक बना लिया है, लाभार्थी वोट बैंक, कि जो सरकार की बेनिफिशियरी स्कीम से जिसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है उनको एक 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 वोट बैंक में वो इकट्ठा करने में कामयाब हुए हैं। और ये वोट बैंक और ये लोग बीजेपी को वोट भी कर रहे हैं, जिसका हमने यूपी इलेक्शन में रिजल्ट देखा। अब 2024 में क्या हो सकता है, तो ये योजना पे तभी तो मिल गया है। बट एक और एक बड़ी योजना जो सरकार की अभी जो आ रही है, जिसका हो सकता है 2024 में काफी आपको असर देखने को मिले, वो है नल हर घर नल जल योजना, कि हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचाना। ये काफी बड़ी बात है। अभी आप देखिए भारत के कई हिस्सों में पीने का साफ पानी नहीं, आपको पीने का साफ पानी चाहिए तो आपको कई किलोमीटर जाना पड़ता है दूर, या तो टैंकर आते हैं। बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है कि टैंकर आते हैं, टैंकरों पे लंबी लाइनें लगी रहती है, वहां से आपको पानी भर के लाना पड़ता है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती है कि हर घर में पीने के लिए साफ पानी मिल जाए नल से, तो इसका बेनिफिट 2024 में भी बीजेपी को देखने को मिल सकेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और दूसरी पार्टीज की भी बात करते हैं। हमने देखा बीजेपी का फ्यूचर जो ब्राइट है, और बीजेपी की जो अगली स्कीम्स, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो सकती हैं जो बीजेपी को आगे जाके बेनिफिट करेंगी। अब एसपी और बीएसपी की फटाफट बात करेंगे ताकि फिर हम यूपी से बाहर भी जा सकेंगे, क्योंकि कांग्रेस 5वें स्टेट में मौजूद थी। और आम आदमी पार्टी की भी बात करेंगे जिन्होंने जो पंजाब में जीते। तो यूपी में वैसे तो एसपी रनर अप रही। पिछली बार से 64 सीट्स ज्यादा आई, लेकिन पिछली बार 47 सीट्स मिली थी, वहां से उठ के सीधे मेजोरिटी में आ जाना, ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली जब आपका अपोनेंट बीजेपी जितना स्ट्रांग हो, उनका जो ग्राउंड पे होल्ड है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तो हालांकि वोट शेयर एसपी का भी काफी बड़ा है, लेकिन हार जो है वो तो हार होती है। तो अखिलेश यादव के कोalition को 125 सीट्स मिली हैं। क्या ये सर्वाइवल के लिए काफी है? अभिषेक, आपको क्या लगता है? देखिए एसपी के लिए अगर देखना चाहिए पॉजिटिव क्या है, तो जैसे कि आपने कहा कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है, अ, और वोट शेयर भी बढ़ा है, इनका काफी वोट शेयर बढ़ा है, 10% वोट शेयर बढ़ा है। बट तब भी वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि हुकूमत तक पहुंचा सके। जो कि एक एक अभी जब रिजल्ट का इलेक्शन रिजल्ट आया उसके बाद जो एक एनालिसिस हो रहा है कि क्यों एसपी पीछे रह गई, तो उसके 2 रीजन है। कि लोगों में अखिलेश यादव की इमेज अच्छी थी, बट समाजवादी पार्टी की इमेज ऐसी थी कि जो कि इनका गुंडा राज था जब इनकी सरकार थी, गुंडों का आतंक था, बाहुबलियों का एक दबदबा था। तो जो बुलडोजर जो बीजेपी ने नारा दिया था, बुलडोजर वर्सेस गुंडा राज, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में था कि हाँ एसपी के टाइम पे गुंडा राज तो था, कानून व्यवस्था की कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट गया। दूसरा कि आप देखिए कि आजकल की जो पॉलिटिक्स हो गई है, आपको 24/7 365 दिन एक्टिव रहना पड़ता है। अखिलेश यादव का देखे तो जब 2019 के इलेक्शन थे तब काफी एक्टिव दिख रहे थे वो। फिर बीच में वो आपने भी देखा होगा न्यूज में कहीं भी नहीं दिखे वो, ना कोविड टाइम में दिखे ना कहीं दिखे। बस इलेक्शन आए थे, इलेक्शन से कुछ महीने पहले फिर एक्टिव हुए थे। अगर वो पूरे साल एक्टिव रहते, अब आगे भी अगर देखिए कि अगर अभी इलेक्शन रिजल्ट आ गए हैं, तो जिस तरह से वो एक्टिव थे, अगर उसी तरह से एक्टिव अगर वो आने वाले सालों में भी रहते, लगातार एक्टिव रहते, तो इसका उनको आगे जाके एक फायदा मिल सकता है। इसमें एक और मैं बीजेपी का एक पॉइंट देना चाहूंगा कि आजकल किस तरह की पॉलिटिक्स होती है कि आपको हर समय एक्टिव रहना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ जिस तरह से बीजेपी पॉलिटिक्स करती है।
कि 10 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट आए इन 5 राज्यों में, और 11 तारीख को प्राइम मिनिस्टर गुजरात दौरे पे पहुंच गए, वहां पे रोड शो किया कि अब अगला इलेक्शन गुजरात में है। तो आप एक भी दिन लूज नहीं कर सकते, उस तरह की कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होगी। तो अगर आपको बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को टक्कर देना है, तो आपको उनकी स्टाइल में ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इलेक्शन के कुछ महीने पहले एक्टिव हो और आप इलेक्शन जीत जाए, तो आपको साल भर 5 साल तक लगातार एक्टिव रहते हैं, तो हो सकता है आगे के इलेक्शन में एसपी को उसका फायदा है। बीएसपी की अगर बात करें, ये तो खैर एसपी के बारे में था। जैसा अभिषेक ने कहा कि हो सकता है आगे अब एसपी क्या करता है उस पर डिपेंड करता है कि ये पार्टी सरवाइव करती है यानी अखिलेश यादव क्या करते हैं। बीएसपी को एक सीट मिली है और वोट शेयर उनका आधा हो चुका है। बीएसपी ने इस इलेक्शन में सारे 403 सीटों पर अपने कंटेस्टेंट्स उतारे थे। क्या अगली बार 403 सीट्स पर कंटेस्टेंट बीएसपी उतार भी पाएगी? कहीं कांग्रेस जैसे ही जो सिंगल डिजिट प्लेयर कांग्रेस है यूपी में, कहीं बीएसपी भी वैसा तो नहीं हो जाएगी? या फिर भाई ये जो हार है इसके बाद बीएसपी में कोई बहुत गहरा चिंतन होगा, विश्लेषण होगा? क्या बीएसपी में एक जो इंग्लिश में एक जो कहावत होती है कि फायर इन द बेली, तो वो फायर इन द बेली है भी कि अब ज्यादा मेहनत करेंगे अगली बार के चुनाव में और स्ट्रांगली उतरेंगे? या फिर यहाँ एक कार्टून जो मुझे ध्यान आ रहा है रिसेंटली जो देखा, उसमें एक नेताजी अपने बाकी के साथियों से कहते हैं कि हार का विश्लेषण छोड़िए, इसकी जगह ऐसा करते हैं कि जो हमारे एक दो उम्मीदवार जीते हैं उनकी जीत का ही विश्लेषण कर लिया जाए। तो अभिषेक, आपको क्या लगता है? देखिए, बीएसपी का ये अभी तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस है। जब इन्होंने 1989 में जब फर्स्ट इलेक्शन लड़ा था, जब 1986 में काशीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की थी, तो 1989 से लेके अभी तक सबसे खराब परफॉर्मेंस बीएसपी का है कि एक ही विधायक जीत के आया है। और जैसे कि हमने कहा कि बीएसपी का ये रहता था कि परफॉर्मेंस कैसा भी रहे, तो प्रत्येक वोट बैंक था वो इंटैक्ट रहता था। एक लॉयल वोट बैंक था जो कि कुछ भी हो बीएसपी को वोट देना है, और वो टूटा है। और उसका फायदा दोनों को हुआ, एसपी के पास भी गया वो वोट, और वो वोट बीजेपी के पास भी गया है। तो एक बीएसपी के लिए यही है कि जैसे आपने कहा कि फायर इन द बेली, क्या एक एक वो जोश है बीएसपी में जो कि इस इलेक्शन में देखने को नहीं मिला। जैसे कि अभी एसपी के केस में भी हमने डिस्कस किया कि आजकल पॉलिटिक्स बहुत चेंज हो गई है, आपको 365 डेज एक्टिव रहना पड़ता है। पर मायावती की जो पॉलिटिक्स है वो अभी भी ओल्ड स्टाइल करती है। मीडिया के सामने भी आती है तो वो रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे भी इतनी एक्टिव नहीं दिखती कि, या फील्ड में इतना एक्टिव दिखती है। उनकी बड़ी बड़ी, जैसे पुराने जमाने में जब रेडिया होती थी, बड़ी रैली आपका लोग से माहौल बन जाता था, उसी टाइप की पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है कि कुछ जगह बड़ी बड़ी रैली करेंगे, उससे हम एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड में कम दिखती है बीएसपी। और बीएसपी की एक और जो प्रॉब्लम है कि सेकंड लेवल लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाए। जब काशीराम थे, काशीराम ने सेकंड लेवल की लीडरशिप डेवलप की थी, मायावती को उन्होंने डेवलप किया था। पर मायावती अपने बाद अभी कोई सेकंड लेवल के दूसरे एक लीडर को डेवलप नहीं कर पाई है। तो एक लीडरशिप क्राइसिस भी बीएसपी के सामने अभी है। तो अब देखते हैं कि बीएसपी अब इससे कैसे बाहर निकलेगी और क्या आगे का बीएसपी का फ्यूचर रहेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक वोट बैंक वाली पार्टीज होती हैं जिनका काम सिर्फ यही रहता है कि ये हमारा वोट बैंक है तो ये तो हमें वोट देगा ही, वो एक अब मिथ हो चुका है। मतलब आप अपने वोट बैंक के लिए 5 साल नजर ही ना हो, आपका वोट बैंक अगर कोविड में ऑक्सीजन के लिए इधर उधर दौड़ रहा है और आप उस टाइम कहीं भी ग्राउंड पर नहीं है, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि अब चुनाव आ चुके हैं तो अब भाई हमारा वोट बैंक तो हमें वोट दे ही देगा 20%, और फिर बाकी देखेंगे जो भी वोट मिलता है, वो आई थिंक अब पॉसिबल नहीं है। यहीं से एक और बात, कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। हालांकि उनका पता नहीं वोट बैंक है नहीं है क्या है। यूपी में तो 7 सीट पिछली बार थी जो इस बार अब 2 हो चुकी हैं, जबकि प्रियंका गांधी थी यहाँ पे जो शी वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वोट शेयर में कमी आई, उत्तर प्रदेश में सीटें भी कम मिली, उत्तराखंड गोवा और मणिपुर में तो हारे ही, साथ ही साथ पंजाब जो जीतने के चांसेस थे उस पर भी मिट्टी डाली और वहां भी हार के बैठ गए। तो यहाँ एक शेर है जो याद आ रहा है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो जैसा अभिषेक बोल भी रहे थे कि अब पॉलिटिक्स पुरानी वाली पॉलिटिक्स अब नहीं है। पॉलिटिक्स का पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स का बार अब बहुत हाई सेट कर दिया है बीजेपी, योगी, मोदी, अमित शाह, इन लोगों ने बीजेपी का पॉलिटिक्स का बार जो है वो बहुत हाई सेट कर दिया है। अब आप वैसा नहीं कर सकते कि आप 4 साल गायब रहिए फिर चुनाव के 6 महीने पहले आ जाओ और उसी से माहौल बन जाएगा, उसी से आपका आपको वोट मिल जाएंगे, आप जीत जाएंगे।
एक चीज यहाँ पे ये है कि ये जो बार हाई सेट करने की बात है, इससे एंड ऑफ द डे फायदा पब्लिक को ही होता है। जो अभिषेक ने लाभार्थियों की बात की, तो अगर वो लाभार्थी बीजेपी डेवलप नहीं कर पाती जब वो गवर्नमेंट में थे, तो हो सकता है उनको भी चुनाव में इतने वोट नहीं मिलते जितने मिले। तो एक फायदा यहाँ पे पॉलिटिक्स का बार हाई सेट करने में कि भाई आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा, आपको दिखना भी पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अगली बार जीतेंगे। तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव थे, वहां अमेठी में राहुल गांधी हारे। तो उसके बाद पता नहीं उन्होंने ये सीखा या नहीं सीखा, या सीखा और फिर भी उसके लिए कुछ नहीं किया कि भाई हमें पूरे 5 साल अवेलेबल होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस लास्ट लास्ट में आ जाओ और जीत जाओ। यहाँ पे भी वही फायर इन द बेली वाली बात है। क्या कांग्रेस में आगे कुछ बदलाव होने की गुंजाइश आपको दिखती है अभिषेक, या फिर मतलब प्रॉब्लम क्या है? आइसक्रीम खाओ, एंजॉय करो, 40-50 सीट तो सेंटर में आ ही जाती हैं, और जैसा चल रहा है चलते रहने दो। कभी फ्यूचर में पब्लिक का मूड हुआ तो हमें वोट मिल जाएंगे, तब की तब देखेंगे। अभी एंजॉय करो जो भी चल रहा है। क्या लगता है अभिषेक आप? जैसे हमने स्टार्ट किया था सरप्राइज से कि सरप्राइजिंग रिजल्ट रहे, तो बट कांग्रेस की जो सिचुएशन देख के लगता है, जो कांग्रेस का रिजल्ट आया है कि कोई सरप्राइज नहीं। कांग्रेस की कहावत है कि कांग्रेस कांग्रेस को ही हराती है। तो अगर यूपी में तो कांग्रेस के भी चांस नहीं, सबको पता था, बट गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में काफी चांसेस थे, बट कांग्रेस ने वहां पे खुद ही अपनी नैया डुबाई है। पंजाब में जिस तरह से 6 महीने जो नाटक चला, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सिद्धू, चन्नी आपस में झगड़े हुए, अगर आज से 6 महीने पहले कोई बात करता कि कि क्या रिजल्ट रह सकता है इलेक्शन, वो सब भी होते कि कांग्रेस के चांसेस है, अच्छी सिचुएशन में है कांग्रेस पंजाब में। बट जिस तरह से पूरा एक सीन बना पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से हटाया गया, वो पार्टी से अलग हुए, फिर चन्नी को सीएम बनाया, फिर चन्नी सीएम बनने के बाद भी सिद्धू, नवजीत सिंह सिद्धू अपने ही एक अलग ही विपक्ष का काम निभा रहे थे। तो उसका कहीं ना कहीं लाभ सीधे आप आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस अपने पेट पे ही कुल्हाड़ी मारी। उसी तरह उत्तराखंड में भी ऐसी हुआ, क्योंकि जो सीएम फेस थे उत्तराखंड में, हरीश रावत, वो 5 महीने पहले तक तो पंजाब के प्रभावित, पंजाब का झगड़ा सुलझाने में वो लगे हुए थे। जब वो पंजाब का झगड़ा कैसे से सुलझा के उत्तराखंड में पहुंचे, जब 3-4 महीने ही बचे थे, फिर वहां पे भी अलग कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स की, जो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके और हरीश रावत में काफी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। हरीश रावत अपने आप को आगे रखना चाहते थे, जो इंटरनल कांग्रेस पॉलिटिक्स रहती है, उसे ही टांग खींचना, वही सब था। उसके बाद गोवा में भी कुछ कांग्रेस के काफी ऐसे माने जाते अच्छे चांसेस है, बट जिस तरह से उनका कैंपेन रहा, जिस तरह से उनका कैंडिडेट का सिलेक्शन रहा, उसने बोला तो उसकी वजह से कांग्रेस को इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई जितना सोचा गया था। और उसके बाद सबसे बड़ा जो एक रीजन है कि जैसे मैंने कहा था कांग्रेस के बारे में, कि आजकल आपको नेता चाहिए, नैरेटिव चाहिए, नारा चाहिए और कार्यकर्ता चाहिए। तो कांग्रेस का कोई नेता भी नहीं है। आप देखिए 2019 के इलेक्शन के बाद से राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से, तब से सोनिया गांधी कार्यकारी प्रेसिडेंट है कांग्रेस की। फुल टाइम प्रेसिडेंट भी नहीं है, 3 साल होने हैं, 3 साल में कांग्रेस अपने एक नया प्रेसिडेंट नहीं देख पाई है। तो नेता उनके पास अभी कुछ दिख नहीं रहा है, कोई नैरेटिव नहीं है कि क्या एक अल्टरनेट नैरेटिव पेश करना चाहती है, कि आपको लोगों को बताना पड़ेगा ठीक है बीजेपी ये कर रही है, हम इसके अलावा हम ये करेंगे, जो कि लोग उससे कनेक्ट कर पाए, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। फिर आपको नारा चाहिए कि जो लोग उस नैरेटिव को उस नारे से एसोसिएट कर पाए, और एक एसोसिएशन मिसिंग लगता है कांग्रेस में। और कार्यकर्ता भी धीरे धीरे कांग्रेस से अलग होते जा रहा है, क्योंकि जब नेता ही नहीं तो कार्यकर्ता अकेला झंडा उठा के क्या करे। यूपी में प्रियंका गांधी आई, मैंने से कहा कि आज आपको 5 साल अगर आप काम करेंगे तो ही उसका रिजल्ट आपको इलेक्शन में दिखेगा। आप देखें तो 1 या 1.5 साल पहले प्रियंका गांधी एक यूपी में एक्टिव हुई थी। तो आपको कांग्रेस को अब इससे ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते किस दिशा में जाएगी कांग्रेस, फिर कांग्रेस को डिसाइड करना है कि कहाँ पे जा रही है वो। प्रिंसिपल अपोजिशन की बात करें तो कांग्रेस की कहाँ अपोजिशन पार्टी में क्या पोजीशन रही है। आज की तारीख में देखिए कांग्रेस की पूरे भारत में के 2 राज्यों में सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अब आम आदमी पार्टी की देखिए तो 2 राज्यों में सरकार हो गई है, दिल्ली और पंजाब में। भले ही इनकी 3 राज्यों में जहाँ पे गठबंधन में सरकार है, पर दूसरे तीसरे नंबर के पार्टनर है, जैसे महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु में ये। तो अब प्रिंसिपल अपोजिशन की पोस्ट जगह भी क्या कांग्रेस को मिलती है, या दूसरी पार्टियां उनको चैलेंज करती है। तो कांग्रेस सामने ये भी एक ये समस्या है कि वो इस तरह से एक मेन अपोजिशन पार्टी की पोजीशन बचा पाती है, तो उसके बाद फिर वो बीजेपी को चैलेंज दे पाती है।
तो यहाँ पे एक्चुअली जो आपने एक बात बीच में कही थी, नेता, नारा, नैरेटिव, कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी वहां पे इन सब में कहाँ खड़ी हुई है? पार्टी एक्चुअली 10 साल पहले स्टार्ट हुई, 2012 में। और अभिषेक और मेरी उम्र इतनी है कि हम 10 साल पीछे की भी बात कर सकते हैं, हमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन दिल्ली और पंजाब में, जैसा अभिषेक ने बताया कि दिल्ली और पंजाब में अब उनकी गवर्नमेंट पंजाब में भी बनने जा रही है, दिल्ली में तो ऑलरेडी है। तो ये एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप या यूनिकॉर्न जो कहा जाता है, वो इसीलिए है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अब सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश में जिसकी दो अलग अलग स्टेट में अपनी गवर्नमेंट चलेगी। ये काम बहुत बड़े बड़े नेता भी नहीं कर पाए। मतलब मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, मायावती, ये लोग अपनी अपनी स्टेट्स में रहे, नीतीश कुमार अपनी स्टेट में रहे, ममता बनर्जी अपनी स्टेट में रही। ऑब्वियसली इन्होंने दूसरी स्टेट्स में चुनाव लड़े, स्टालिन हुए, जगन मोहन रेड्डी, एनसीपी, शिवसेना, इन लोगों ने दूसरी स्टेट्स में भी चुनाव लड़े, लेकिन ये कभी भी उस पोजीशन में नहीं आए कि दूसरी स्टेट में जाके एक गवर्नमेंट भी अपनी बना लें। तो आज के दिन में तो सिर्फ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ऐसी पार्टीज बची हैं जहां जिनकी गवर्नमेंट है मल्टीपल स्टेट्स में। तो ये एक अचीवमेंट तो है, लेकिन इसके आगे क्या? 2024 तो बहुत नजदीक लगता है इसके लिए। क्या लगता है अभिषेक आपको? आम आदमी पार्टी ने काफी 10 साल में अच्छा किया है कि आप देखिए 10 साल भी नहीं हुए आम आदमी पार्टी को बने हुए, और उनकी 2 राज्यों में सरकार बन गई है। जब बीजेपी आई थी तो उनको अपने पहले राज्य में सरकार बनाने में 10 साल लगे थे। 10 साल बाद उन्होंने एक राज्य में सरकार बनाई थी, और पहली ऐसी रीजनल पार्टी है कि जिन्होंने अपने राज्य से बाहर जाकर सरकारें बनाई। आपने जितने भी एग्जाम्पल दिए, डीएमके का, शिवसेना का, एनसीपी का, दूसरी पार्टियों का, तो एक पहली ऐसी पार्टी जो एक दिल्ली से बाहर निकल के उन्होंने सरकार बनाई है। आम आदमी पार्टी में देखने को मिला है कि उन पिछले 10 सालों में उन्होंने काफी अपनी गलतियों से सीखा है। 2014 में जब इलेक्शन में जैसे देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के सामने इलेक्शन लड़ने भारत से चला गए थे, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी गलत थी उनकी। उन्होंने पहले दिल्ली पे फोकस किया, क्योंकि उन्होंने वहां पे काम किया और एक दिल्ली मॉडल बनाया। जैसे जो नरेंद्र मोदी ने इस तरह से किया था कि जब 2014 के इलेक्शन में लड़े थे, तो उनके पास एक मॉडल था, हमने काम दिखाने के लिए। गुजरात मॉडल जिसको कहा जाता है कि मैंने गुजरात में ये काम किया है और ये काम मैं पूरे देश में करना चाहता हूँ। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने ये काम किया है कि उन्होंने दिल्ली एक मॉडल बनाया है कि हमने दिल्ली में ये काम किया है, दिल्ली में हमने ऐसे स्कूल्स बनाए हैं, दिल्ली में हमने ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज दी है, तो ये फैसिलिटी हम आपके राज्य में भी दे सकते हैं अगर आप हमें चुनेंगे तो। तो आपको एक मॉडल लगता है, टेम्पलेट लगता है कि हम ये काम कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको कोई नैरेटिव होना चाहिए, तो कांग्रेस में मिसिंग है। तो वही नैरेटिव बनाने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने कि हमारे पास दिल्ली मॉडल है, वही हम पंजाब में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। पंजाब की जनता पिछले कई सालों से दो पार्टियों में, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच में ही जुड़ रही थी। पंजाब किसी समय एक समय रिचेस्ट स्टेट होता था, जीडीपी वाइज कैपिटा वाइज इंडिया में ज्यादा थी, पर धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, दूसरी समस्या काफी है वहाँ पे, जैसे नशे की समस्या है। दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या शिरोमणि अकाली दल, उस पर काम करने के लिए काम नहीं कर पाई उस पर, वो ना ही एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर पाई। तो उन्होंने पंजाब के लोगों ने सोचा, इन दोनों पार्टी को देख लिया, चलिए एक दूसरी पार्टी को ट्राई करते हैं। क्योंकि वहां पे जो प्रचार किया गया था कि हमने दिल्ली में किया, हम ये पंजाब में करना चाहते हैं, तो इसी पंजाब की जनता ने उनको चांस दिया है। जैसे और दूसरी बात ये कि जैसे हमने कांग्रेस के इसमें कहा, प्रिंसिपल अपोजिशन की एक स्पेस खाली हुई है, तो आम आदमी पार्टी को लेने की कोशिश करेगी। बट 2024 में वो डायरेक्ट बीजेपी को चैलेंज कर पाएगी, कहना बहुत जल्दी हो, एक जल्दीबाजी होगी। क्योंकि अभी के 2 राज्यों में आपकी प्रेजेंस है, बाकी राज्यों में आपको अभी अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है। कई राज्यों में आम आदमी पार्टी काम कर रही है। गोवा में उन्होंने काफी काम किया था, बट सीटें इतनी नहीं मिल पाई, कि 2 सीटें मिली है उन्होंने। गुजरात में काफी काम अच्छा कर रही है। गुजरात में भी कुछ महीने पहले सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, तो काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, कांग्रेस बेटर परफॉर्मेंस किया था। तो कई राज्यों में उनकी काम कर रही है वो, बट अभी 2024 में चैलेंज कर पाएगी, काफी जल्दी होगा। काफी मेहनत करना पड़ेगी। आगे काफी लंबा एक रास्ता है आम आदमी पार्टी के लिए कि वो नेशनल लेवल पार्टी बन सके और डायरेक्ट बीजेपी को वो चैलेंज कर सके। 2024 से पहले के कुछ ऐसे स्टेट इलेक्शंस हैं जहां पर एक डायरेक्ट फाइट है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, और वहां पर आम आदमी पार्टी अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकती है और कांग्रेस का वोट जो है वो खींच सकती है।
ये ऐसी स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कर्नाटक में जेडीएस भी है, लेकिन कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी की एक्चुअली कुछ प्रेजेंस है। तो ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कोई रीजनल पार्टीज नहीं है। जैसे अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि एसपी बीएसपी है, बिहार में हम देखते हैं कि आरजेडी है, और बहुत सी साउथ की स्टेट्स में हम देखते हैं कि एक साउथ की लोकल रीजनल पार्टीज हैं। बट जिन स्टेट्स का मैंने नाम लिया, गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, यहाँ कोई रीजनल पार्टीज नहीं है। और यहाँ पे एक डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी और कांग्रेस की। यहाँ पे आम आदमी पार्टी अगर फोकस करके कांग्रेस का वोट शेयर खा सकती है, तो फिर वो जो प्रिंसिपल अपोजिशन वाली बात अभिषेक ने कही वो सच होती नजर आती है। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही। जब इन स्टेट्स के इलेक्शन होंगे तब भी हम बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।